वेलकम बैक टू डे 7। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अच्छा कल का एक टॉपिक में छोटी सी चीज़ रह गई थी, समराइज रिटन टेक्स्ट। जो हमारा कल टॉपिक चला, समराइज रिटन टेक्स्ट दो जगहों पे कंट्रीब्यूट करता है। एक है राइटिंग, ऑफ कोर्स आप टाइप कर रहे हो, दूसरा है रीडिंग, क्योंकि आप पैसेज पढ़ रहे हो और उसे समराइज कर रहे हो। ओके 7 मार्क का आता है, रीडिंग में ऑलमोस्ट वेटेज 3 से 4 मार्क का ही होगा। चलो टॉकिंग अबाउट डे 7, ऐसे सर मेरे को ऐसे लिखना नहीं आता है, उनके इसलिए तो मेरा दूसरे वाली एग्ज़ाम में कम स्कोर आया राइटिंग में। पर पीटीई में ये फ़ायदा है, उनके पीटीई में ये फ़ायदा है कि आपको ऐसे लिखना आता हो ना आता हो कोई चिंता नहीं है। मैं एक टेम्पलेट आपको ऐसा देता हूँ, अब वो लिख के आ जाना, 100% स्कोर आएगा ही आएगा। ओके पीटीई का ये फ़ायदा रहता है कि आपके क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आप एक आधे क्वेश्चन में अगर ख़राब भी हो तो दूसरा क्वेश्चन उसे ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कि ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं जा रहा। मैं एंड में ये सीरीज़ के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन से मेन 4 टॉपिक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्पीकिंग के टाइम पे, अब मैं आगे जाके एंड में मेन 4 टॉपिक बताऊंगा। वो 4 टॉपिक अगर आपके सही हो गए, सही यानी कि एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, तो आपका ईच 65 स्कोर कहीं नहीं गया। ओके वो 4 टॉपिक आप 100% सही करके आओ, बाकी आप पेपर छोड़ के आ जाओ तो भी आपका ईच 65 स्कोर आता है। वो 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, ऐसे उसमें से एक नहीं है, ऐसे उसमें से एक नहीं है, क्योंकि इसका तो मैं तरीका आपको बता दूँगा। ऐसे में टोटल चलो पीटी के अंदर ऐसे राइटिंग 1 या मैक्सिमम 2 आते हैं यानी आप लकी हो। क्योंकि 2 आते हैं यानी आप लकी हो। 2 आते तो ये मत सोचना यार 2 ऐसे आ गए थे मैं कैसे लिखूंगा इतना सारा, नहीं, क्यों लकी हो वो मैं आपको समझाऊँ। ऐसे राइटिंग, ऐसे में 200 to 300 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, मिनिमम 200 मैक्सिमम 300 आपको लिखने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे राइटिंग सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में कंट्रीब्यूट करता है और कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। टोटल वेटेज 15 मार्क्स, टोटल वेटेज 15 मार्क का होता है। 3 मार्क फॉर कंटेंट। ओके 3 मार्क आपका कंटेंट, कि जो आपको टॉपिक पूछा है अब वो टॉपिक के बारे में क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, वो आपका 3 मार्क है। उसके बाद आपके 2 मार्क जो होते हैं वो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, फॉर्म, ग्रामर, वोकैबलरी, कोहेरेंस, इन सब के आपके 2 मार्क होते हैं। अब तो उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मैं आपको टेम्पलेट सिखा दूंगा, वो करके आ जाता। ओके वो करके आ जाना और उस तरीके से लिख के आना। ओके हमको 15 में से 15 ही चाहिए, फुल स्कोर ही चाहिए। एक चीज़ याद रखना, अगर आप रीटेकर में हो और आपका स्कोर अगर राइटिंग पोर्शन में कम है, उसका रीज़न ये नहीं है कि आपका ऐसे नहीं चला, या ऐसे नहीं चला मतलब कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कि सर ये वाला टेम्पलेट चलेगा, सर ये वाला टेम्पलेट चलेगा, यहाँ से मिला हमारा फ्रेंड ने ये लिखा था उसका स्कोर आ गया था। आप ये समझ लेना कि राइटिंग का स्कोर और ऐसे का स्कोर को ज़्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है सारे टेम्पलेट चलते हैं और कोई टेम्पलेट नहीं चलता है। ऐसा मैंने क्यों कहा वो अभी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ओके बस आप चीज़ ये याद रखना, राइटिंग का स्कोर अगर आपका कम आता है उसमें ऐसे का लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो टॉपिक आने वाले हैं। ओके चलिए ऐसे का टेम्पलेट अगेन मैंने समराइज इंडेक्स में जैसा बताया था रोकड़े मार्क्स, मैं ऐसे को भी रोकड़े मार्क्स से गिनता हूँ। मेरे को ये मार्क्स चाहिए। ओके क्यों, मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर मैं आपको कोई रैंडम टॉपिक दे देता हूँ, सपोज टॉपिक आया जेनोफोबिया, अब मेरे को जेनोफोबिया का मीनिंग ही नहीं पता। अब जेनोफोबिया टॉपिक के बारे में मेरे को 200 से 300 वर्ड लिखने के, उस टाइम क्या करूँगा मैं? गप्पे मार मार के यहाँ पे वो वाले तो ऐसे आने वाले नहीं है कि भाई गाय पे लिखो आपकी आत्मकथा सिक्के की, ये सब तो टॉपिक आने नहीं वाले। आपको टॉपिक आएंगे पॉल्यूशन पे, क्लाइमेट चेंज पे, आप जहाँ पैदा हुए, योर रीजन मैटर्स द मोस्ट, सेलिब्रिटीज़। ओके सेलिब्रिटीज़ आर फॉलोड बाय मैनी पीपल, इज़ इट गुड और बैड, राइट, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। फिर आएगा कि ऐसे टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन आता है, अर्बनाइजेशन आता है, तो ये सब भारे भारे टॉपिक आएंगे। उस टाइम पे 200 से 300 वर्ड यानी कम से कम आपको 18 to 22 लाइन्स आपको खुद सोच के लिखनी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखो मैं खुद बताता हूँ, कितने भी अच्छे इंग्लिश मीडियम के क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा ऐसे लिखना क्यों ना आता हो, क्यों दिमाग खर्च करना है?
ओके, क्यों दिमाग खर्च करना है? जब पता है कि ये शॉर्टकट ट्रिक से मार्क्स आने वाले हैं तो हम एक्स्ट्रा वो शाणे होके कि यार मेरे को तो अच्छा लिखना आता है, मैं ये लिख के आऊँगा और स्कोर ला के बताऊँगा, रिस्क क्यों लेना है? ओके, हाँ, आपको अगर 2-3 ट्राई देने की इच्छा है तो इट इज़ अप टू यू। ओके, इट इज़ अप टू यू। बाकी मैं जो तरीका बताऊँगा, ये तरीके एक बार ट्राई देने के लिए, यानी आपको फर्स्ट टाइम में स्कोर आना ही चाहिए। ओके, ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने टोटल 2 ही एग्ज़ाम दिए, एक दिए पीटी एकेडमिक, एक दिए पीटी कोर, और दोनों एक बार ही दी है मैंने। ओके, और उसमें ही स्कोर आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक ट्राई करके आ जाता हूँ, देखते कितना स्कोर आता है। नहीं यार, एग्ज़ाम सस्ती नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सस्ती नहीं है। पैसे बचाओ, घूमेंगे फिर दूसरा ट्राई करेंगे, उसके घूमने में पैसे यूज़ करो यार। तो चलो, ऐसे टेम्पलेट में आपको करना क्या होता है, 200 से 300 वर्ड होता है। आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना होगा। 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए। ओके, तो थोड़ी सी आपको टाइपिंग स्पीड रखनी पड़ेगी। ओके, थोड़ी सी आपको टाइपिंग स्पीड रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं ऐसे का टेम्पलेट आपको दे दूँ, यानी मैं आपको 200 से 300 वर्ड में ऑलमोस्ट 180 वर्ड दे दूँ। ओके, 180 वर्ड्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ ऑलमोस्ट। अब आप उसे रोज़ एक बार टाइप करोगे तो ऑफकोर्स अब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि यू नो व्हाट टू टाइप, यू नो व्हाट यू हैव टू राइट। ओके, सो आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। ओके, चलिए एक ऐसे का टेम्पलेट मैं आपको बताता हूँ। यस, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। टॉपिक का नाम आपको लिखना है वहाँ पे। ये कैसा लिखना है मैं समझा देता हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पॉज करके नोटबुक में लिखना है तो लिख दो, आपकी मर्जी। ओके, चलिए। अब है ना, कई बार है ना, खाली ये दे देने से ऐसा नहीं होता। कई लोगों को तो ये प्रॉब्लम होता है कि यार मेरे से तो रटा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे से रटा नहीं जाता है। तो उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। ओके, क्योंकि मैंने बोला कि मैं स्मार्ट से स्मार्ट इंसान को भी कहूँगा कि इसको रट लो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स है। तो रटने का तरीका भी मैं ही बताऊँगा। ओके, अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरह देखते हैं और रटने की बात करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, इसलिए हमें ना इसको इस तरह देखेंगे। ओके, पॉइंट्स, यानी आपको टोटल 14 पॉइंट्स याद रखने के, आपको टोटल 14 पॉइंट्स याद रखने के। तो मैं थोड़ा और साइड में हो जाता हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 5 4 3 2 1, पेज 1 हो गया। ओके, डन। अब 14 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे इंसर्ट टॉपिक हियर, इंसर्ट टॉपिक हियर, टॉपिक। आपको 14 पॉइंट्स याद रखने के। 14 पॉइंट्स करने का तरीका, हम जब एग्जाम देने जाते हैं फुल तैयारी कर लेते हैं, एकदम जोरदार पैराग्राफ रट लिया मैंने, पर एग्जाम में छोटा सा इशू क्या आता है पता है यार? पहला वर्ड क्या था, उनकी फर्स्ट वर्ड याद आ जाए तो पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। उसके लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब ये ऐसे तो कैसे सारे जो रटने का भी तरीका बता रहे हैं, मेरे को मार्क्स से मतलब है। ओके, आप स्कोर ला दोगे मेरे लिए बहुत है। चलिए, तो रटने का तरीका, IT किया था मैंने, थोड़ा और सह लेता तो सब हैप्पी फॉरएवर तो होते। एक लाइन याद रखेंगे। ओके, ये और को अपन बोलेंगे को। एक लाइन याद रखेंगे, IT थोड़ा और सह लेता तो सब हैप्पी फॉरएवर तो होते। ओके, IT थोड़ा और सह लेता तो सब हैप्पी फॉरएवर तो होते। I आपका पॉइंट नंबर 1, इनका टी। ओके, थोड़ा और सह लेता। ओके, यहाँ दिस शोज हाउ मच सह लेता। ओके, सह लेता मैंने ये कंबाइन कर रखा है, स्टडीज है। तो सब हैप्पी फॉरएवर तो होते। ओके, ये लाइन के पहले अल्फ़ाबेट और ये पहले अल्फ़ाबेट सेम है। अब ये लाइन याद रख लो, पहले अल्फ़ाबेट के वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। ये लास्ट 3 लाइन है। ओके, 12 13 14। ओके, उसके अंदर आपको करना है, तो सुनो, जब दुनिया बदलेगी तो सब एडजस्ट, हम भी जैसे स्क्रीन पे एडजस्ट कर रहे हैं ऐसे सब एडजस्ट करेंगे। ओके, ये एक लाइन रखनी है, तो सुनो, जब दुनिया बदलेगी तो सब एडजस्ट करेंगे। ये दूसरी लाइन याद रखनी है। पहली लाइन IT थोड़ा और सह लेता तो सब हैप्पी फॉरएवर तो होते। सेकंड लाइन है, तो सुनो, जब दुनिया बदलेगी तब सब हैप्पी फॉरएवर, तो जब दुनिया बदलेगी सब एडजस्ट करेंगे। तो सुनो क्यों?
टू सम अप, तो सुनो को मैंने किया टू सम अप। जब का इंग्लिश होता है वाइल, इसलिए मैंने जब वहाँ डाल दिया है। यहाँ पे दुनिया बदलेगी तो वर्ल्ड चेंजेस, और यहाँ पे एक वर्ड है एडजस्ट, यहाँ पे एक वर्ड है एडजस्ट। ऐसे करके ये लाइन याद रख लेनी की। ओके, एग्ज़ाम शुरू हो, इंट्रोडक्शन जब चल रहा हो, इंट्रोडक्शन नहीं बोलोगे चलेगा, फटाफट है ना ये लिख देना। ओके, फटाफट ये आपके वहाँ पे एक रफ पैड दिया जाता है, रफ पैड में ये लिख देना। चीटिंग थोड़ी है चीटिंग थोड़ी है, ये तो तरीका ही है ना याद करने का, तो रिवीजन करने की ज़रूरत थोड़ा पता है, ऐसे में चिंता नहीं करनी है। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना, मैंने जैसे बोला कि इससे इजी टेम्पलेट मार्केट में अवेलेबल होंगे, जो आपको दे भी देंगे, बोलेंगे खाली कीवर्ड लिख दो, खाली टॉपिक लिख दो, दिमाग मत लगाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये वाला टेम्पलेट भी ज़ीरो ही है, वो वाला टेम्पलेट भी ज़ीरो है, ये वाला टेम्पलेट भी ज़ीरो है। ओके, 15 में से 15 आएंगे, 15 में से 0 आएंगे। ओके, ऐसा कोई बीच का स्कोर नहीं होगा। ज़ीरो कब होता है, जब आपका कंटेंट ज़ीरो हो, जब आपका कंटेंट ज़ीरो हो तो पूरा ऐसे ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो आपको कंटेंट ज़ीरो नहीं करना है। कंटेंट ज़ीरो कब नहीं होगा, जब आपको थोड़ा सोच के आप लाइन लिखोगे तब। थोड़ा सोच के क्या लिखना है, जैसे मैं आपको कोई टॉपिक देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको टॉपिक देता हूँ यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर कैन इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी, शुड द गवर्नमेंट और चैरिटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब मैंने ये वाला ही टॉपिक हमारे फॉर्मेट में यूज़ करके किया है। जैसे अब यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉइंट था, इसमें कौन कौन से पॉइंट में आपको नोटबुक लेके बैठना है तो बैठ जाओ, आपको कौन से पॉइंट में टॉपिक डालना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में आपको टॉपिक डालना है 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14। ओके, इतने पॉइंट्स में आपको टॉपिक का नाम डालना ज़रूरी है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें आपको सोचना नहीं है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें सोचना नहीं, कुछ तो उसमें डालना ही है। ओके, तो ये मैंने आपको जॉइनिंग लाइंस दी है, लेकिन इसमें आपको टॉपिक के नाम डालने पड़ेंगे, इनके आपको 4 लाइन खुद सोचनी है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये 4 लाइन आपको खुद को सोचनी है। बचता है एक स्पेसिफिक फील्ड, ये स्पेसिफिक फील्ड नाम की चीज़ बचती है, वो मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या करना है। ओके, स्पेसिफिक फील्ड 1, 2, 3, ये 3 वर्ड और होंगे जो सोचने नहीं है, ठीक है, वो अपने क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगे। तो गिन के हमको 4 लाइन सोचनी है। सेकंड मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, 1 बिग रीज़न इज़ वाई। अब सपोज टॉपिक आया क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट जो है वो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, तो एनवायरनमेंट वर्ड चूज़ करना। मैंने चूज़ करने के लिए वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इसमें से कोई एक खुद चूज़ करना है। आपको अगर ग्लोबलाइजेशन बोला तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी में आ सकते हैं, इकोनॉमी डालो, सोसाइटी डालो, चलेगा। कोई बीमारी के बारे में आया, मॉस्किटो के बारे में आया तो हेल्थ के बारे में डाल दो। ओके, कोई सेलिब्रिटी के बारे में आया तो इंडिविजुअल डाल दो। ओके, तो आपको इनमें से एक वर्ड चूज़ करना है, आपको इनमें से एक वर्ड चूज़ करना है। चलो अब मैं आपको एक लिख के बताता हूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो। आर्ट एंड कल्चर टॉपिक पता चल गया, आगे का जान दो, जो लिखा है वो जान दो, गवर्नमेंट फंड करे ना करे वो सब बात अलग बात है। अब तो टॉपिक क्या है, आर्ट एंड कल्चर, ऐसा कीवर्ड ढूंढो। ओके, इस ऐसे के अंदर गवर्नमेंट कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड क्या है, आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट्स बोले, पॉइंट नंबर 1 में आर्ट एंड कल्चर डाल दिया, पॉइंट नंबर 3 में आर्ट एंड कल्चर डाल दिया, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर डाल दिया। ओके, उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं इन सब में भी मैंने आर्ट एंड कल्चर डाल दिया। जहाँ जहाँ इंसर्ट टॉपिक लिखा था उन सब जगहों पे मैंने आर्ट एंड कल्चर डाल दिया। यानी मेरे 14 में से ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट तो क्लियर हो गए। ओके, 7 पॉइंट क्लियर हो गए। बाकी जो स्पेसिफिक फील्ड नाम की चीज़ थी, स्पेसिफिक फील्ड में अब यहाँ पे एक वर्ड आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब आर्ट एंड कल्चर शुड द गवर्नमेंट और चैरिटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। फंडिंग वर्ड आया है तो अब क्या करें अपन, तो स्पेसिफिक फील्ड यानी आर्ट एंड कल्चर क्या काम कर सकता है। एक खाली आपको वर्ड सोचना है कि कम्युनिटी बिल्डिंग हो सकती है, उससे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लोग मिल सकते हैं, किसी का आर्ट सबको रिलेट कर गया, तो ऐसा एक वर्ड मैंने सोचा। जैसे क्लाइमेट चेंज आया तो क्लाइमेट चेंज में पोल्यूशन वर्ड आपके लिए सेकंड वर्ड हो गया। क्लाइमेट चेंज टॉपिक में दिए तो पोल्यूशन आपका सेकंड वर्ड हो गया। आपको एक वर्ड सोचना है खाली कीवर्ड खुद से। तो यहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग मैंने डाल दिया, सेम कम्युनिटी बिल्डिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेम कम्युनिटी बिल्डिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्पेसिफिक एस्पेक्ट या स्पेसिफिक फील्ड जो मैंने ऊपर फॉर्मेट में लिखा हुआ था ना, ये स्पेसिफिक फील्ड जो 3 बार था ना, वहाँ पर मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग डाला। अब मैंने गिन के 4 लाइनें सोची। 4 लाइनें, गवर्नमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग नेशनल हेरिटेज। एक लाइन मैंने सोची आर्ट एंड कल्चर के बारे में। सेकंड लाइन मेरे पास ऑप्शन थे सोसाइटी, कम्युनिटी, हेल्थ, वो सारे ऑप्शन दिए थे। इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने सोसाइटी चूज़ किया। आर्ट एंड कल्चर जो है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
फिर एक पॉइंट यहाँ सोचा मैंने, सेकंड पॉइंट मैंने ये सोचा, say private investment should innovation and addition resources and say private investment introduces innovation and additional resources. ओके, इतनी सी एक लाइन मैंने खुद ने सोची है. ओके, क्योंकि टॉपिक के अंदर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी एक बार वो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट यूज़ करके मैंने उसको एक लाइन लिखा, और सेकंड मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन प्राइवेट वाली लिखी. ओके, थर्ड लाइन, for example, the government involvement ensures that the theatre remains accessible to broader audience. Okay, theatre आर्ट होता है. ओके, थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं आर्ट दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं. तो थिएटर एक वर्ड डाल दिया, वो एग्जाम्पल है. थिएटर एक आर्ट का एग्जाम्पल है. आप पेंटिंग डाल दो चलेगा मेरे को, ओके, आप फोक डांस डाल दो चलेगा मेरे को. वो एक वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, उससे रिलेटेड एक खाली एक वर्ड और एक सेंटेंस. भले वो सेंटेंस का ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं, भले वो सेंटेंस का ऊपर से कुछ लेना देना नहीं. कट टू जो फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था, यहाँ पे बोल्ड करना रह गया है. स्टडीज हैव फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट एंड कल्चर बाय गवर्नमेंट कैन एनहेंस अ नेशन सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी. यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है. ओके, फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट एंड कल्चर, यानी ये वाली आपकी फोर्थ लाइन. टोटल 4 लाइन हमने सोची. पॉइंट नंबर 2, फिर ये वाली आर्ट एंड कल्चर वाली. थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे ये वाली बोल्ड कर रखी है, और यहाँ पे ये. टोटल आपकी 4 लाइन आपको सोचने की है. ओके, 4 लाइन अगर नहीं सोच सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर खोल दो, उसमें रिपीटेड एसेस दे रखे होते हैं. ऐसे का टॉपिक देखो, चैट जीपीटी पे जाओ, खाली लिख दो गिव मी फ्यू की पॉइंट्स, ऐसे करके रोज के खाली 5 से 6. अगर उतना भी नहीं हो रहा, अगर आपको उतना भी नहीं करना, जस्ट है ना, एक काम करो, ये हमारे नंबर्स हैं, इस पे जाके बोल दो कि मेरे को ऐसे का टॉपिक, खाली व्हाट्सएप पे लिखो हमको ऐसे का टॉपिक, और उसकी 4 की लाइन लिख के दो. आप जो टॉपिक बोलोगे ऐसे का, हम उसकी 4 की लाइन आपको लिख के दे देंगे. आप खाली टॉपिक भेजो हम, ओके, वो 4 लाइन हम आपको लिख के दे देंगे. फॉर्मेट रटो, 4 लाइन हम आपको लिख के दे देंगे. ठीक है, बस उतना करो, क्योंकि वो 4 लाइन गलत नहीं होनी चाहिए. याद रखना, वो 4 लाइन गलत हो गई तो वो ऐसे ज़ीरो हो जाएगा. ओके, चाहे फिर आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मार्केट में जितने भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं सब चलते हैं, सब नहीं चलते हैं. ओके, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना कि टेम्पलेट कब चलेगा, जब आपको पता है टेम्पलेट कैसे यूज़ करना. अगर आपको टेम्पलेट यूज़ करना आता है तो सारे टेम्पलेट चलेंगे. मैं जनरली प्रेफर नहीं करवाता वो कीवर्ड वाले टेम्पलेट, कि एक वर्ड लिख दिया ऐसे में से, एक वर्ड लिख दिया. क्यों? एक वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा कंटेंट ही 0 तो गए. क्योंकि इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, पर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. टेम्पलेट दे दिया और रटने का तरीका बता दिया, आपको बस रटना है, लिख के आना है. ओके, आपका जो ऐसे है फाइनल इस तरह दिखना चाहिए, 4 पैराग्राफ दिखने चाहिए क्लियर. आपके फॉर्म के मार्क्स होते हैं. ओके, तो आपके 4 पैराग्राफ क्लियर दिखने चाहिए. आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया टुडे, तो 2 बार एंटर दबाओ. ओके, 2 बार एंटर दबाओ, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, से 4 क्लियर दिखने चाहिए. आपने 4 पैराग्राफ लिखे हैं. ओके, फॉर्मेट याद कर लो, रोज़ एक बार टाइप करो, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी. 20 मिनट्स आपके लिए मोर देन इनफ है. आप 11 मिनट में आराम से टाइप कर लोगे. आपके पास 9 मिनट्स बचते हैं उसको चेक करने के लिए. अब आपकी स्पेलिंग जो ये तो बार बार लिखा होगा तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो होगी नहीं. जो 4 लाइन आपने लिखी है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. खाली पीटी के अंदर एक नीचे ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट. ओके, पीटी के अंदर एक ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट, यानी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिया एक बार, मैं उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ. एग्जाम के दौरान नीचे कट कॉपी, तो उसे एक बार आपने जो टाइप कर दिया तो वो कॉपी हो सकता है. तो टॉपिक जो है वो वैसे भी बार बार लिख रहे हैं, तो इससे अच्छा एक बार लिख दिया अपन ने यहाँ पे ऊपर, फिर उसे कॉपी कर लूँगा. जहाँ पे भी टॉपिक डालना है पेस्ट, क्योंकि पीटी को भी पता है कि ये लोग टेम्पलेट यूज़ करेंगे, तो बार बार क्यों इतना टाइप कराना बेचारों से. दे देते हैं ऑप्शन, पेस्ट करना ही हमको तो 7-8 बार पेस्ट करना है. टॉपिक जैसे आर्ट एंड कल्चर था, 7-8 बार क्यों लिखो. कल्चर की स्पेलिंग गलत हो गई तो बार बार लिखने में इतना चेक कौन करे. एक बार लिख दिया, कॉपी में डाल दिया, पेस्ट करते जाने का डाल. ओके, इस तरह से आपको ऐसे लिखने का है. ओके, 15 मार्क आ गए आपके. ओके, आपको कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो. ओके, मिलते हैं अपन अगले सेशन में. More and more countries spend large amount of money on the restoration of buildings instead of the modern housing. To what extent do you agree or disagree with the analysis? Support your writing with your experience and examples, which we are anyways going to do. So, there's 2 parts in this particular essay. First is more and more countries should spend money on the restoration of buildings, so the already constructed buildings, rather than creating modern housing. What's the benefits, what's the drawbacks, all those kind of things. Because we are going to stick with our template, we have to think of one negative
and we have to think of one positive. Now, because it's a two topic essay, there's two things. One is the existing buildings to restore them, or there are new buildings, like creating some new or modern buildings, I would say. It is completely your decision in the exam which side you want to go for. If you believe that creating or restoring the old buildings is a good idea, that means you would be thinking a positive for that part. And if you think that creating modern buildings, creating new buildings is a better idea, then you should be thinking of positive for that one. But either or. According to me, what I would say is I am in favor of restoring the old buildings rather than creating the new ones. So what I am going to do is I am going to think of a positive for restoring the old buildings, and I'm going to think of a negative for creating the modern buildings. Now, when I have to think about restoring the old buildings, what is the benefit of that? The first benefit that comes to my mind is that it will help to preserve the old culture. Buildings that were made in 1800s or 1700s, rather than demolishing them and creating some new ones, if we restore them, they are still going to stand for another 100 or so years, or because the infrastructure used to be so great, it can be even more than that. So I would say that it will help to preserve the old culture so that the upcoming generations can benefit from it, right? And in my next paragraph, where I have to say negative about creating modern buildings, I can say that nowadays the material that is being used in the buildings is not up to the mark, and it is not of a great quality. That is why we see a lot of news nowadays that any modern buildings are not lasting any more than 50 years because the material cannot stand the climate change, the strong winds, the floods, all these kind of things. So modern buildings are not up to the mark because of the quality of the material which is being used in them. So I just created a negative idea for modern buildings, and I just created a positive idea for existing buildings. And because you have to give an example in the template that we provide, so in the example you can just, now examples have to be fake. Even if they are not factually correct, that's completely fine. Pearson is not going to cross check your facts. So when you think of an example for the existing buildings, you can simply say as an example or as an instance, the building, the Empire Building that was created in 1800s is still standing strong. And because it was restored, the engineers have said that that building is going to last for another 200 years. Again, even if it's factually wrong, that's completely fine. And if I have to think of an example for the modern buildings, I can say the state building that was created 50 years ago just kind of collapsed all of a sudden, and it was all over the news. And the engineers determined that it was purely because of the material that was used to build them. So I gave an example supporting my very same idea. Like I said, in the exam, you can do the completely opposite. You can say something negative about, let's say, the creating the or restoring the old buildings, and you can give a positive about creating modern buildings. That's completely fine. But if you end up getting the same essay in the exam, you're more than welcome to just use the very same ideas. You should absolutely be fine. Just keep a simple thing in your mind. Ideas need to be simple, straightforward, and to the point. Do not complicate your ideas. Essay is only worth 5 marks out of 90, and template is the main thing over here. If you have memorized the template, you are going to be absolutely fine. Keep your ideas simple. Try to finish your essay on time. The next one that I have is some believe the value of travel is overrated. Some talented people know things across the world without the travel. People argue whether travel is or not a necessary part of education. To what extent do you agree with it? Look, the moment I look at this essay, it's a one topic essay, but I am of an understanding that travel is definitely important for the education. So I've already made up my mind that which way I'm going to go, that I believe travel is a good part. Travel is a good thing for education. However, because with our template, we have to give one negative and one positive. So even if I'm in complete support of this travel, I still need to give one negative idea and I still need to give one positive idea. Okay. What could be the positive idea for this? Positive, yes, the actual travel is really beneficial to learn more about different countries and culture because you can actually see and feel those things. Books and videos, all these things cannot really give
the exact idea of the history of those countries, of people, of culture. It is when you actually are there and you experience those things, that's when you learn the most. And that's when you get the actual true and correct information. So that's my positive take on why travel is important for education. Now, because I have to think of negative, I can simply say there are a couple of, not couple, there are many talented people who have more knowledge by reading the books, by watching the videos rather than actually traveling. As traveling takes a lot of time, a lot of resources, and people, when they travel by plane, it harms the environment, it pollutes the air around them, and it costs a lot. The cost of the fuel goes up, all these kind of things you can say, and it harms the environment, it harms the birds which are flying. So that is why traveling just for the purpose of education is not really a great idea either, because people can actually learn a lot from the books and from the videos, because travel people can only see so much. With books and videos, they can keep on watching them again and again and keep on learning from them. So again, it was a difficult one to create a negative idea for this one, because it's such a positive statement, but this is what the essay is all about. You have to be stiff in the exam to think about something negative and think about something positive. Do not in any case try to change the wording of the template, because if you do, there is a great chance that you may make a couple of spelling mistakes, may make many grammar mistakes, which is something which we do not need. So stick to the template. It needs one negative idea, it needs one positive idea. Think of something negative, think of something positive, and you should be all good. Next one. These days, many people prefer ready to eat food outside of their home rather than homemade food, which is so true. Do you think this has more advantages or disadvantages? So again, it's a two topic essay. One is the ready to eat food, and another is the homemade food. Now, ready to eat food could be the packaged food that you get in the grocery stores, or the takeaway foods that they're talking about. That's one thing. And the homemade food, so food that you buy the grocery and then you create and then you make by your own. So we have to give a negative for one and we have to give a positive for one. Now, I can give negative of either, I can give positive of either. I will give negative of, let's say, the ready to eat food, but again, you can do the other way around, and I'll give a positive for homemade food. The negative for ready to eat food would be, even though it is quicker, you don't have to do cooking, but it is not good for the health, because they use a lot of antioxidants and different things and spices in their food, which may not be suitable for everyone. So in the long run, it may sound cheaper, but it is harmful for the health. That's it. That's my one idea. That's something I can give as a negative for ready to eat food. For the positive of the homemade food, I can say there's many positives. I can say it is a lot cheaper to buy the grocery and cook by yourself, because you are in control of cooking. You can use the spices which suit you. Plus, at the same time, it tastes a lot better. Plus, it is a lot healthier as compared to buying the food from outside. So that's a straight benefit of homemade food. Again, it's cheaper. It's nutritious. It's more nutritious. You have the control of the cooking. You can pre-plan the meals. You can pre-package the meals based on that. So it is a lot cheaper. So many benefits of having homemade food. But again, if you want to give the other way around, if you want to give a positive for ready to eat food, you can say that because so many students, they do not have time to cook, so they prefer to eat ready to eat. So it saves them a bit of money, plus at the same time it saves them a lot of time, which they can invest in their studies or invest in working more hours, just so that they can earn and support themselves and their education. And for homemade food, you can say nowadays, because of the grocery prices rising so much, it is actually becoming a lot more costlier to cook at home. And also it means that you have to be good at cooking in order to cook a good meal. Otherwise, you might even end up wasting the money that you spend on the groceries. So did you see how I twisted the ideas? It's completely upon you in the exam on which way you go. But we are going to stick to the same rule, one negative and one positive idea. So that was my essay number 3. Essay number 4 is, as money is important, all children should be taught financial management at school. Do you agree with it or not? Now, this is
a very positive statement. Like the moment I read this essay, I am in total support of having financial management being taught at school. But again, we are bound by a template. We have to think of something negative, plus we have to think of something positive. Now, positive, because it's easier, I'll straight away say, yes, it is very beneficial to teach the financial management at school, because nowadays managing the finances is so important as compared to earning money. Earning money is not that difficult. The most difficult part is to manage the money, which many people struggle at. So if this subject is taught at school, people would be more responsible with their money, and in return it will lead to a better economy for that particular country and also for the world, because people will not be spending unnecessarily. So that's a great positive point of teaching the financial management at the school. Now, the hard part here is to think of a negative idea. Now, again, like I said, the Pearson is not going to cross check your facts. So even if you say something gibberish, even if that is not factually correct, they're not going to cross check your facts. So we are still going to give a negative idea. The topic is, as money is important, all children should be taught financial management at school. Yes, it's a good thing, but also at the same time, it is a bad idea to teach financial management to every single person, because some of the students may not be interested in that subject at that early age. It is their growing age, so it is better to teach them other physical subjects, or mathematics, or social science, or chemistry, biology, all these other subjects, so that they can be better in their field of study. They can follow their dreams. If someone wants to be a doctor, they would rather study more doctor related stuff, more doctor related subjects as compared to financial management, because this can be learned once they're out of school. If they just focus on the financial management, it is a bad idea, because they will then only focus on managing money, but they will not focus on building their career. It does make sense a bit, but again, like I said, they're not going to cross check your facts. Even though that's not really a strong negative idea, that's completely fine, because if you put this idea in your template, that's what we all need. We are going to get a full score either way. Now, last but not the least is space travel is fantastic these days, but there are many issues such as environmental problems, true, that we should be focusing on. What are your views on the allocation of public funding? Now, the moment I see the word issues, I know it's a problem and solution essay. That means this time I'm not giving a negative and a positive idea. This time I'm giving a problem and a solution. Okay. Now, problem. They've already given us a problem, which is environmental problems. How can I elaborate upon that? With the space travel, we are polluting not just the earth, but we have started polluting the solar system as well, because when these rockets go into the space, they leave a lot of harmful gases, which have a negative impact on the ozone layer, which is depleting, and also to the entire solar system, because those harmful gases are not good for the other planets as well. So that's a good, I won't say that's a good, that's a problem, right? So this is the problem that we're sticking with. In the second paragraph, now we are going to give a solution for that. Now, what's the solution? Look, solution can be as simple as investing in the education of the engineers, where they are capable of building the rockets which still go to space, but they do not emit any harmful gases. So like changing the type of fuel that they're using in their rockets, or creating a technology which is not that simple, but as for the idea, as for the solution, creating a technology where the rockets can withstand the same pressure, can still go into the space very easily and safely, but at the same time they're not emitting those harmful gases, so that these environmental problems can be reduced. So I took the problem which was already given to me, I just elaborated upon that, environmental problems, and then because I gave a problem, in the second paragraph I would be giving a solution for the same. Then solution would be just making sure that we are just using a different fuel, or creating a technology where it's not really emitting any harmful gases. So like I said, if you end up getting these very same essays in the exam, feel free to use the same ideas that I've given. That's completely fine. If not, if you end up getting a different essay, that's a completely different story. But this is the mindset that you need to have in the exam, that the entire essay is completely based upon your templates.
ideas need to be very simple, straightforward, to the point. You don't have to give so many fancy ideas, because at the end, it's not a human being who is checking your exam. They're not going to be impressed by your fancy ideas. There's a computer software which is going to just get through your essay and give you score based on that. So stick to the template, keep your ideas simple, use your easy examples, have the word limit set, and you should be able to get a full score in your writing essay.